नमस्कार दोस्तों, मैं जया शुक्ला आप सभी का हमारे संपूर्ण हिंदी सीरीज में स्वागत करती हूँ। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत मजेदार होने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी साहित्य की, जिसमें हमने उसके कुछ चरण देखे। हमने आदिकाल देखा, हमने भक्ति काल देखा, आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल। भक्ति काल में हमने ऐसे बहुत से महान कवि हुए जिनकी चर्चा की। हमारे मीराबाई हो गई, हमारे जो तुलसीदास जी हो गए, या फिर हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी हो गए, कबीर जी हो गए, रैदास जी हो गए। इन सभी की रचनाओं को हमने देखा, जो कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। इसी तरीके से जो हमारा अगला हिंदी साहित्य के इतिहास का जो अगला चरण आता है, या जिसको कहते हैं अगला काल है, वो आपका आता है रीतिकाल। रीतिकाल एक ऐसा काल हुआ जहां से अच्छे खासे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे केशव दास जी को पढ़ते हैं, आप यहाँ चिंतामणि जी को पढ़ते हैं, आप यहाँ रैदास जी को पढ़ते हैं, आप देव को पढ़ते हैं, आप बिहारी को पढ़ते हैं। ऐसे बहुत से मतीराम हो गए, मतीराम जैसे कवि को आप पढ़ते हैं। तो यहाँ ऐसे बहुत महान लेखक हैं जिनको आप पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि या उनकी रचनाएं होती है ना, वहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं सबसे पहले रीतिकाल की बात करूं, तो रीतिकाल में सबसे पहले आता है ये कि रीतिकाल को और किस नाम से जाना गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सीधा अगर उत्तर मध्यकाल भी कहा गया है, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा गया है। अब इसके और भी जो है नामकरण है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सीधे सीधे मैं बोलूं तो उत्तर मध्यकाल कहा गया है किसको? रीतिकाल को। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका समय क्या है, तो समय से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कि समय वाला भी पूछा जाता है कि आदिकाल हमारा इस समय में हुआ, भक्ति काल इसमें, रीतिकाल इसमें, तो आपको समय बताना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो समय संवत में अगर हम बात करते हैं तो वो आपका 1700 से 1900 है। पर वहीं अगर आप ईस्वी में बात करो ना, ईस्वी की अगर बात करो तो वो आपका 1643 से 1843 है। ईस्वी याद रखोगे, संवत याद रखोगे। क्लियर? यहां तक की एकदम कहानी सही है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं रीतिकाल के अन्य नाम, अब देखो सभी के अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे आपका भी घर में चिंटू बबली कुछ ना कुछ तो हो गई, चिंटू मिंटू पिंटू बबली, घर में नाम एक अलग होता है ना। तो वैसे रीतिकाल जो है, इसमें जो अनेक अनेक विद्वान हुए, अनेक अनेक जो विद्वान हुए, अलग अलग विद्वान, उन सभी ने कहा भैया हम तो अलग अलग नाम मानेंगे, हम इसका नामकरण अलग करेंगे, हम एक अलग नाम देंगे। ठीक है, तो इन्होंने मिश्र बंधु आते हैं आपके, जिन्होंने अलंकृत काल कहा। क्या कहा? अलंकृत। अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधु ने कहा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें विश्वनाथ प्रसाद, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आते हैं, कहते हैं भैया ये तो श्रृंगार काल है। क्या है? श्रृंगार काल है। क्या है भाई? श्रृंगार काल। इन्होंने नाम दिया इसको श्रृंगार काल। किसने? कहीं ना कहीं देखो, अलंकृत, अलंकार करना, उसको श्रृंगार करना, उसको सुंदर बनाना, बात वही है। इन्होंने भी श्रृंगार ही बोला। सही। अब ये आए कह रहे चतुर, बहुत चतुर थे, आकर के कहते भैया ये अलंकार काल है। तो ये सारे कह रहे हम क्या बहुजड़ है क्या भैया? हमारा भी तो यही अर्थ है ना। अलंकृत मतलब क्या होता है? आभूषण, अलंकार ही होता है ना, उसको सुंदर बनाने का। अलंकृत करना, श्रृंगार करना, अर्थ तो वही है ना। कान यहाँ से पकड़ो चाहे ऐसे घुमा करके पकड़ो, बात तो एक ही, कान तो पकड़ ही रहे। तो ये चतुर बहुत आए, कहते हैं कि भैया इसको हम अलंकार काल बोलेंगे। उन्होंने बोला चलो ठीक, इतना कह रहे हो तो चलो मान ही लेते हैं। अब आते हैं भाई रमाशंकर शुक्ल, आकर के कहते हैं इनके नाम में रसाल है, तो इन्होंने बोला हम तो कला बोलेंगे, कलाकाल बोल देंगे। रसाल है तो कलाकाल बोल दिया। ये क्या बात है? तुम्हारे रस है तो वो होता है ना, कलाकंद मिठाई भी होती कोई, है ना। तो भैया मतलब ऐसे समझो कि उस मिठाई से रस है इनमें, इनके नाम में रसाल था तो इन्होंने कलाकाल जोड़ दिया। ऐसे समझ सकते हैं आप, है ना, याद करने के लिए। ठीक है, तो ये हुए हमारे कुछ नाम। अगर अब मैं बात करूं रीतिकाल, अब रीतिकाल जिस तरीके से हमारे भक्ति काल को बांटा गया था, जिस तरीके से भक्ति काल की अगर हम बात करते हैं, बांटा गया था इसको निर्गुण और सगुण धारा में, निर्गुण और सगुण धारा में, इसी तरीके से हमारे रीतिकाल को बांटा है रीतिबद्ध में, रीति मुक्त में और रीति सिद्ध में। किसमें? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। अब इसमें कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने जो इन्होंने कविताएं लिखी है, जो इन्होंने रचनाएं लिखी, उसमें क्या किया है कि जो वहाँ के राजा थे या उनकी जो प्रेमिकाएं थी या जो उनकी पत्नी होती थी, उनको ज्ञान देने के उपदेश से लिखा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं रीति सिद्ध, तो इन्होंने जो है समाज के लिए लिखा।
किसके लिए? समाज के लिए लिखा। रीति मुक्त इन सभी चीजों, सभी बाधाओं से, ये कभी राजा की प्रशंसा नहीं की इन्होंने। जो रीति मुक्त कवि हुए ये कभी किसी फालतू के राजा लोगों की गुणगान नहीं किए कि भैया तुम हमको 4 वक्त की रोटी दे रहे हो तो लाओ तुम्हारे हम गुणगान ही गाए जा रहे हैं, गुणगान गाए जा रहे, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। ये सभी चीजों से मुक्त थे, नाम में ही मुक्त लिखा हुआ है। और ये बद्ध से समझो कि बधे हुए थे, राजा के ही गुणगान गाए जा रहे थे, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आगे, सबसे पहले आता है, हम आज पढ़ेंगे रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि हमारे कौन कौन से हुए उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि उनकी आखिर हमारी रचनाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जब भी आप बात करते हो ना रीतिबद्ध में, तो वो आते हैं आपके केशव दास जी। कौन आते हैं भाई? केशव दास आते हैं। केशव दास की कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, दुनिया का कोई, जहां हिंदी आ रही है, जहां हिंदी साहित्य आ रहा है, कोई अगर मुझे लिख करके दे दे कि भैया केशव दास से प्रश्न नहीं पूछेगा, लिख के ले लो, वहां से क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं कवि प्रिया, कवि प्रिया, कवि प्रिया हो गया, रसिक प्रिया हो गया, रामचंद्रिका हो गया, वीर संग चरित हो गया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका हो गया, ये सभी आपके क्या है? ये केशव दास की रचनाएं हैं जो कि आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, समझ आया? अब इसको याद कैसे करें? तो भाई आप 2-4 बोलो, अपने आप याद हो जाए। केशव का देखो कवि प्रिया, केशव कवि प्रिया, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका है, वीर सिंह चरित है, विज्ञान गीता है, रतन बावनी है, जस चंद्रिका है। 2-4 बार आप पढ़ोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया, समझ आया? चलिए आइए, अगर हम बात करते हैं केशव के बाद आते हैं सेनापति। अब आते हैं हमारे सेनापति। अब सेनापति की जो रचना है वो क्या है? वो है कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। इन्होंने 2 लिखी रचना, ऐसे समझिए, इन्होंने 2 आपके इंपॉर्टेंट है, 2 है, लेकिन भैया भयंकर है। मतलब कि ये ऐसी रचना है जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, कि भाई कवित्त रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम किसकी है? किसकी है ये रचना? आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि सेनापति की है। अगर हम बात करते हैं देव की, रीतिबद्ध के देव हमारे जो कवि हुए, देव की अगर हम बात करें, सबसे आता है आपका क्या? भाव विलास। भाव कैसे याद करो? भाव खाते थे, ऐसे याद कर सकते हो। भवानी रस विलास, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुख सागर तरंग हो गया आपका, अष्टयाम हो गया, प्रेम चंद्रिका हो गया, काव्य रसायन हो गया, विलास हो गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भाव विलास, उसके बाद सुख सागर तरंग है, अष्टयाम है, प्रेम चंद्रिका है। ये जो 4 है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं चलोगे। इसमें आप छांटने नहीं बैठोगे कि हम इसको कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं, वैसे नहीं। जो मैंने बताया है वो वाले आपको याद करने पड़ेंगे, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। क्लियर है? बढ़िया, चलिए अगर मैं बात करूं भूषण की, किसकी बात करूं? भूषण की। तो भाई जो भूषण है ये थे शिवराज भूषण। ठीक है, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये इनकी क्या है भाई? ये इनके ग्रंथ है। ये क्या है? इनके ग्रंथ है। ग्रंथ कह लो, रचना कह लो, एक कोई गल है ना। ये इनकी रचनाएं हैं, ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, जो आपको याद होनी चाहिए। कौन सी है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। अब इनके जो चित्रकूट के सोलंकी राजा थे ना, रुद्र, उन्होंने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो आपसे पूछा जाता है तो पूछेंगे, बताना है, सोलंकी राजा रुद्र ने। किसने? सोलंकी राजा रुद्र ने इनको शिवराज भूषण की उपाधि दी, और जब से ये भूषण नाम से ही जाने लगे। ठीक है, अगर आता है पद्माकर। पद्माकर की अगर हम बात करें तो इनकी रचना है जगद विनोद, दूसरी है पद्माभरण, तीसरी है प्रबोध पचासा, चौथी है राम रसायन, पांचवी है गंगा लहरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये इतने महत्वपूर्ण है ना, इतने महत्वपूर्ण है कि भाई मैं क्या बताऊं। इसको आपको याद रखना है कि जगत विनोद किसकी, आपको याद रखना है पद्माभरण किसकी है। पद्मा जो इनके पद्माकर है, पद्माभरण उन्हीं की है, प्रबोध पचासा भी इनकी है, राम रसायन इनकी है, गंगा लहरी है। ठीक है, इसको आप क्या करोगे? याद कर लोगे। देखो 4-4 हैं, आप अगर ढूंढने जाओगे ना तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, बहुत रचनाएं। आप उसमें फिर छांटते बैठोगे कि भाई कौन सा याद करें, कौन सा रहने दें, कौन सा याद करें, कौन सा रहने दें। तो यहाँ पे वही चीजें मैं बता रही हूँ कि आपको कौन सी याद करनी है।
ठीक है, कौन से याद करने हैं वो ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये जानना कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। अगर आपने ये छांट लिया ना कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ हमें समय बर्बाद नहीं करना है, तो भैया वहीं पे तुम मतलब तीर मार गए, ऐसा समझ सकते हो, है ना। अगर मैं बात करती हूँ मतीराम की, अगर मैं बात करूँ मतीराम की, तो मतीराम की जो रचनाएं हैं वो है आपकी छंदसार। छंद है, रस है, साहित्यसार है, लक्षण श्रृंगार है, ललित ललाम है। ललित ललाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। साहित्य, छंदसार, रसराज, छंदसार, रसराज, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार और ललित ललाम, ये जो आपकी 5 हैं, ये 5 आप याद रखेंगे। चिंतामणि से बात करते हो, चिंतामणि की 4 होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, केशव, चिंतामणि, मतीराम, इन सबको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं चिंतामणि, तो भाई याद है आपका रसविलास हो गया, श्रृंगार मंजरी हो गया, छंद विचार है, कवि कल्पत्रु, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कवि कल्पत्रु किसकी रचना है, तो वो आपकी चिंतामणि की रचना होती है। रसविलास किसकी है, चिंतामणि। श्रृंगार मंजरी किसकी है, चिंतामणि। छंद विचार किसकी है, तो वो भी चिंतामणि की है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे रीतिबद्ध कवि, ये सभी हमारे क्या थे, रीतिबद्ध कवि, ये हैं हमारे रीतिबद्ध कवि। अगली क्लास में हम देखेंगे हमारे रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं, बिहारी किस में आते हैं, ये सभी चीजें हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप बाकी आदिकाल, भक्तिकाल या जो हमारा भारोपीय भाषा परिवार है, जो हमारे अनुच्छेद है, इन सभी को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपको इसी चैनल में सारी की सारी क्लास आपको या तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप सारी क्लासेस कवर कर सकते हैं। क्योंकि एक मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि आप 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट के अंदर एक आपका पूरा टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीजें सभी क्लियर हो जाएं आपकी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हो तो मेरी डेली क्लास होती है ठीक 11 बजे पुलिस अड्डा 24/7 पे, जहां मैं आपका हिंदी व्याकरण बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, और प्लस हम उसके थ्योरी के साथ साथ हम PYQs और MCQs करते हैं उसी क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए। बाय बाय, जय हिंद।